जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि इस समीकरण के अंदर आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाए। यानी कि जिस प्रकार से इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इधर भी 15 आना चाहिए और इसके बराबर में यहाँ पर दिया गया है 15। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के दो चिन्हों को क्या करेंगे समीकरण के अंदर रखेंगे और इस समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक ऑप्शंस के माध्यम से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑप्शन ए के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी कि करना क्या है, भाग के स्थान पर प्लस करना है और प्लस के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है 7, उसके बाद में क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या करना है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में कितना दिया गया है 2, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर दिया गया है 5, उसके बाद में है माइनस, फिर उसके बाद में दिया गया है 4, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर क्या करना है भाग। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। उसके बाद में दिया गया है 2 और इसके बराबर में दिया गया है 15। अब इसको सोल्व करिए। सबसे पहले समीकरण के अंदर हमें क्या करना है भाग को सोल्व करना है, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करना है, गुणा के बाद में प्लस और माइनस को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे 4 में, तो यहाँ पर चला जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, इसके बराबर में हमें कितना दिया गया है 15। इसी प्रकार से समझिए फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, उसके बाद में भाग करने के बाद में गुणा करेंगे तो 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 दूना के 10। उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है 7 और इन दोनों के बीच में प्लस। अब प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 7 है और प्लस का 10 है, तो 7 और 10 मिलकर बन जाएगा कितना 17। फिर यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 2 और इसके बराबर में कितना दिया गया है 15। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, 17 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 15 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 15। यानी कि इस समीकरण के अंदर यदि हम ऑप्शन ए के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17, 17 के बाद में 33 और 33 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 3 से 5 कैसे बना है। तो 3 से 5 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा कितना 3 दूना के 6 और 6 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9,
5 से 9 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 5 का क्या कर दे, 2 गुना कर दे तो बन जाएगा 5 दूना के 10, और 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है? 17। 9 से 17 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है 9 का 2 गुना। तो 9 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 9 दूना के 18, और 18 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 17 से कितना बन रहा है? 33 से। 17 से 33 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है 17 का 2 गुना। तो 17 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 17 दूना के 34 है, और 34 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 33 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 33 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सभी के अंदर सबसे पहले किया गया है 2 गुना, और जो संख्या आई उसमें से 1 को घटाकर अगली संख्या लिखी गई है। अब इसी प्रकार से हम 33 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 33 का 2 गुना और उसमें से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 33 का सबसे पहले क्या करना है, 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 33 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 33 दुआ के 66, और 66 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 66 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 65, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि संख्या 65 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 65 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ में आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को ही कवर किया है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। तो जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, फर्नीचर, सोफा और टेबल इन तीनों शब्दों के लिए आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि फर्नीचर, सोफा और टेबल इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं बिना पेन उठाए फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए पहला शब्द है फर्नीचर और उसके बाद में दूसरा शब्द है सोफा। क्या सोफा और फर्नीचर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, फर्नीचर और सोफा के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जितने भी सोफा होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। फिर इसी प्रकार से देखिए
यहाँ पर देखिए सोफा और टेबल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो नहीं सर, सोफा और टेबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि सोफा अलग होता है और टेबल अलग होती है। इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, फर्नीचर और टेबल के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्या टेबल और फर्नीचर के बीच में रिलेशन है, तो हाँ सर, टेबल और फर्नीचर के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जितने भी टेबल होते हैं ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए इनमें से कॉमन शब्द क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, फर्नीचर के लिए। उसके बाद में दूसरा शब्द है सोफा। तो जितने भी सोफा हैं ये किसकी श्रेणी में आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सोफा का आरेख बन जाएगा किसके आरेख के अंदर, फर्नीचर के आरेख के अंदर है। फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा शब्द टेबल। तो टेबल का संबंध सोफा के साथ में तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि टेबल और सोफा दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन जितने भी टेबल होते हैं वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं, फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल का आरेख भी आ जाएगा किसके आरेख के अंदर, फर्नीचर के आरेख के अंदर। और सोफा और टेबल दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि फर्नीचर, सोफा और टेबल तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 82 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 82 से यहाँ पर 36 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 91 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले पता करेंगे कि 82 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। तो 82 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए 82 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 82 मिलकर बना है 8 और 2 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 8 में से 2 को घटाया गया है। तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6। 6 से 36 बनाने के लिए इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 का स्क्वायर कितना, 36 है। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 91 के अंदर और 91 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 91 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 91 मिलकर बना है 9 और 1 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 8 है। और जिस प्रकार से 6 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से 8 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64 है। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर नंबर एनालॉजी टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व कीजिए और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कमेंट करके बताइए कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या भरी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए
देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको जब भी इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना बताया तो कैसे सोल्व किया गया है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 225 कैसे बना है। तो 14 से यहाँ पर 225 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 14 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, +1 किया गया है। तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर किया गया है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 15 का स्क्वायर होता है 225 है। और ध्यान से देखिए 225 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 16 के अंदर और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 16, 16 के अंदर 14 की तरह क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 14 यानी कि 16 और 1 मिलकर बन जाएगा कितना, 17। और 17 का 15 की तरह क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 17 का स्क्वायर होता है 289। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 289। अब हमें देखना है कि संख्या 289 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 289 में दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई एक पॉइंट को आप जरूर याद रखना, आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग के अंदर 30 में से अच्छा स्कोर कवर करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट लेटर होते हैं उनके अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व करेंगे। ठीक है।